उत्तराखंड की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आपका अगला वीडियो हमारा, जो सभी तरह के क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, आरओ है, एआरओ है, समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, बंदी रक्षक है, हर किसी में काम आएंगे क्योंकि ये जनरल स्टडी है और इनके क्वेश्चनों को हमने इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग करी है कि आपके प्रत्येक एग्जाम में ये काम आ जाए। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर लें। उसका हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाइए। जो अबाउट होता है, जो आपके में हमारे चैनल को जब आप ऑन करते हो तो अबाउट में जाकर के नीचे देखना टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप चले जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके उनको पता नहीं होता तो बार बार मांग करते हैं कमेंट में टेलीग्राम चैनल की, तो लिंक उसी में पड़ा हुआ है, जो अबाउट है उसमें देख लीजिएगा आप। बाकी वहां से प्राप्त करने के बाद आप उसे सॉल्व कर लीजिए और यहां से मिलान कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सभी तरह के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आपका 20 अगर स्कोर हो रहा है तो बहुत शानदार है। मैं लगातार पेपरों की श्रृंखला ला रहा हूं। इसमें अगर आप उत्तराखंड और इसको 80% कवर करना शुरू कर देते हैं तो आप ये सोच लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, कहीं पर भी उत्तराखंड में आपकी सरकारी जॉब लगनी है। लेकिन 20 आपका स्कोर होना चाहिए लगातार। तो इसमें आपका कौन सा एक पठार और उसका स्थान सुमेलित नहीं है। 4 पठारों के नाम दिए हैं, 4 उनके स्थानों के नाम दिए हैं। तो पहला है आपका अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका शान का पठार। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। तिब्बत के पठार के ही दक्षिण पूर्वी भाग के एक हिस्से को आपका शान का पठार कहा जाता है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, जिसमें आपका जो अपने पंपास घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। और चियापास का पठार कनाडा में नहीं है, बल्कि यह है मैक्सिको में। चियापास का पठार है मैक्सिको में। जो मैक्सिकन पठार है उसके नीचे का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं चियापास का पठार। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश 4 देश दिए हुए हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये 4 के 4 दक्षिण एशिया महाद्वीप के देश हैं। दक्षिण एशिया महाद्वीप हिमालय से जो नीचे है। तो जो सार्क के देश हैं उसमें अफगानिस्तान को छोड़कर के जो 7 देश हैं दक्षिण एशिया में, उनमें सबसे ज्यादा जो आपका जनघनत्व है वह है बांग्लादेश का। आबादी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल बहुत कम है, इसीलिए जनघनत्व ज्यादा है। और बांग्लादेश का अधिकतर भाग जो डेल्टाई मैदान है उसमें आता है, उपजाऊ भूमि है, तो इसके कारण जनघनत्व वहां शुरुआत से ही ज्यादा रहा है। गंगा नदी कहां से कहां तक नौगम्य है। नौगम्य का मतलब जिसमें आपके बोट चलाई जा सकती है। तो गंगा नदी को नौगम्य बनाया गया है NW1 में, नेशनल वाटरवे 1। जो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। अभी गंगा विलास क्रूज चलाया गया था, इसमें बड़े जो आपके मध्यम आकार के जहाज हैं वो भी अब नेशनल जो वाटरवे है 1 में वो भी चल सकेंगे। तो जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है। ये नौगम्य है पूरा, मतलब इसमें नाव से आना जाना किया जा सकता है। नौगम्य का मतलब ये होता है। अगला, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत वनाच्छादन होना अनिवार्य है। हमारे देश का पारिस्थितिक संतुलन, किसी भी राष्ट्र के पारिस्थितिक संतुलन के लिए यह जरूरी होता है कि उस देश के भौगोलिक जो आपका भूमि है उस पर 33% वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत? 33% वन अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जो आपके मैदानी क्षेत्रों में कम 25% के करीब और जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें 60% का वन होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल 33% वनों का होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा नहीं है, सी भाषा है बिल्कुल। जावा, ये तो बहुत ही फेमस है नेटवर्किंग और आपके वीडियो गेम वगैरह में। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ना कि क्या आपका लैंग्वेज। C++ भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ए न्यूज रीडर,
बी ग्राफिक पैकेज, सी वेब ब्राउजर, डी लैंग्वेज। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है बताओ? इंटरनेट को खोजने वाला। और इंटरनेट हम की खोज जो सर्च करते हैं या इंटरनेट में जो हम प्रवेश करते हैं उसके लिए बनाए गए आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। जैसे क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसके माध्यम से हम किसी भी सर्च इंजन को तलाश सकते हैं, जहां से हम इंटरनेट में प्रवेश कर सकते हैं। या मोजिला फायरफॉक्स है आपका, क्या बोलते हैं, क्रोम है, ये बहुत फेमस क्या है आपके वेब ब्राउजर है। वैसे ही आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मतलब आपका डिस्क में प्रकाशीय आपके पुनर्उत्पादन के माध्यम से आपका चीजों को लिखा जाता हो और पढ़ा जाता हो। आपका राइट और जो आपका रीड है वो आपके प्रकाशीय जो आपके विकिरण है उसके माध्यम से किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? आपका ऑप्टिकल, मतलब प्रकाश के माध्यम से जिसमें छपाई भी होती है और पढ़ाई भी होती है। तो सीडी रोम इसका उदाहरण है। वर्तमान विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? जो हमारा विंडोज है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, उसमें आपका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आप करते हो। जैसे आपका प्रिंट निकालना हो तो कंट्रोल प्लस प्रिंट कर देते हो, और जैसे कंट्रोल प्लस एन बराबर न्यू हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बराबर जो विंडो है वो क्लोज हो जाती है। सार्क देश यानी कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं जिसको, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपका 8 देशों का एक समूह है। भारत, दक्षिण एशिया के 7 देश हो गए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। उसके अलावा इसमें 8वां देश और अंतिम देश जो सम्मिलित किया गया है, वैसे तो अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में आता नहीं है। दक्षिण एशिया का मतलब हिमालय से नीचे की ओर और हिंद महासागर तक जो आपके देश हैं उन्हें कहा जाता है। तो 8वां देश अफगानिस्तान बनाया गया था, जो आपके इसका जो दक्षिण से सार्क का 8वां सदस्य। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? ये तीनों ही जो आपके इस्पात संयंत्र है भारत में स्वतंत्र भारत की जो औद्योगिक नीति है उसके परिणाम है। और 1956 के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसमें भारत ने भारी उद्योगों की स्थापना और विकास अपना लक्ष्य बनाया था। तो उसी में आपके दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला तीनों, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला आपका उड़ीसा में है। ये बड़े आपके सेल के कारखाने हैं। बोकारो बाद में लगा है। ये 4 अभी भी सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सबसे बड़े कारखाने हैं। तो ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे। विश्व व्यापार में कोटा क्या होता है? कोटा आयात में लगाया गया कर, पूंजीगत पदार्थ का आयात की मात्रा की सीमा और निर्यात की मात्रा की सीमा। कोटा, देखो कोटा होता है आयात की मात्रा की सीमा। विश्व व्यापार संगठन में जो कोटा शब्द प्रयोग किया जाता है वो आयात की सीमा से होता है। कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसका आयात बढ़े, इसीलिए वो निश्चित करता है कि हम एक वर्ष के अंदर इतनी ही चीजें आयात करेंगे या इस देश से इतनी चीजें आयात करेंगे। यदि वो इतनी फुलफिल हो जाती, मान लो हमने 1 अरब रुपए का, मान लो हमने हीरे आयात करने हैं और हमने इसके लिए समझौता करा कांगो के साथ, और कांगो के साथ से हम हीरे ला रहे हैं, तो ये सोच लो कि 1 करोड़ तक ही लाएंगे, 1 अरब तक लाएंगे। अब 1 अरब तक ले आए तो उसके बाद हमारा कोटा पूरा हो गया। विश्व व्यापार संगठन के देशों के बीच होता है। मैं उदाहरण के लिए कांगो दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कांगो से आ गए 1 अरब के हीरे, तो अब हमारा कोटा पूरा हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं लाएंगे, क्योंकि ये अपने देश के आर्थिक क्या संसाधनों को, मतलब ये है कि फिजूल खर्ची को रोकने का एक तरीका भी है। और आयात हमारे व्यापार संतुलन के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि व्यापार संतुलन तब आपका पक्ष में होता है हमारे, जब हम निर्यात ज्यादा करें आयात कम करें तो हमारी इनकम होती है, और आयात ज्यादा करेंगे निर्यात कम करेंगे तो हमें खर्च करना पड़ेगा। तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन में देशों ने क्या कर रखे हैं? कोटे निर्धारित कर रखे हैं अपने अपने। बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष लाई गई? बैंकिंग लोकपाल, बैंक से संबंधित जो भी आपकी शिकायतें होती हैं उनके निपटारे के लिए एक तरीके से बैंक का ये एक न्यायाधिकरण है, बैंक का ही है, मतलब वैसे नहीं। तो बैंकिंग लोकपाल आपका बैंकों से संबंधित कोई भी शिकायत है, मान लो आप किसी बैंक के ग्राहक हैं, उस बैंक ने
आपका मान लो एटीएम से पैसे निकाले, स्लिप कट गई, खाते से पैसा भी निकल गया, और जितना निश्चित समय होता है उसमें पैसा वापस आया भी नहीं खाते में, क्योंकि पैसा तो निकला ही नहीं मशीन से, केवल क्या निकला, स्लिप। अब आप देख रहे हो कि पैसा कट भी गया, मोबाइल में मैसेज आया, पैसे हाथ में आए नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम जो 1 हफ्ते में सेटल हो जाएगा, सेटल नहीं हुआ। 30 दिन हो गए, बैंक में एप्लीकेशन दी, नहीं करा, ठीक है। तो उसके बाद अब आप 2-3 शिकायत करने के बाद फिर सीधे बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। इससे आपके बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्रवाई भी करेगा, आपके पैसे भी दिलाएगा, और आपको उस दौरान जितना भी उस पैसे से रिलेटेड हानि या ब्याज है वो भी दिलाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या, बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग सिस्टम का एक तरीके से देखरेख करने वाला संगठन है, ताकि बैंकों द्वारा जो धोखाधड़ी है या बैंकों द्वारा किसी भी तरह का आपका ग्राहकों के साथ आपके जो लेन देन संबंधी व्यवहार है उनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना की जाए। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है? कोई नहीं। लोकसभा चुनाव पंचायतों को छोड़ करके, पंचायत में तो आ गया है, जैसे हमारे उत्तराखंड में आपका 2016 में जो पंचायती राज एक्ट पारित हुआ था, संशोधित एक्ट, उसमें आपका हाई स्कूल पास वाला नियम आ गया। लेकिन हमारी लोकसभा और विधानसभा के लिए अभी भी कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नहीं है। कोई अंगूठा छाप भी क्या कर सकता है, लोकसभा और यानी कि संसद सदस्य और विधानसभा का सदस्य बन सकता है। इसमें कोई शैक्षिक अर्हता नहीं रखी गई है। अगला, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के पास अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जो उच्च न्यायालय है, मतलब जिस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत वो स्थापित किया गया है, वो आपका कलकत्ता हाईकोर्ट है, जो आपका पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट है। उसी के टेरिटरी में आपका अंडमान निकोबार भी सम्मिलित हो जाता है। तो ये ए है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ले रखी है? कनाडा से। कहां से? कनाडा। कनाडा के संविधान से लिया है राज्यपाल की नियुक्ति को। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उसी के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करेगा, उसी के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहेगा। ये सिस्टम होता है, उसका कोई निश्चित वो है नहीं समय। भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसरॉय के समय लाया गया था? भारत में पहला जो कारखाना अधिनियम लाया गया था वो लाया था लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि भारत में पहले कारखाना अधिनियम नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में आपके मजदूर संगठन बनने लग गए थे, तो उन्होंने हड़तालें करनी शुरू करी, अपनी जायज मांगों को रखना शुरू करा। तो उसी के बाद लॉर्ड रिपन 1881-82 में आपका 1881 और 82 में आपका इसे लेकर के आया था। तैयार तो 81 में ही हो गया था, लागू 82 से हुआ। तो ये जो आपका कारखाना एक्ट है, इसमें कई चीजें थी, जैसे मजदूरों के काम करने के घंटे निर्धारित कर दिए कि हाँ, एक दिन में इससे ज्यादा काम मजदूरों से नहीं लिया जा सकता। जैसे जो खतरनाक उद्योग हैं, जहाँ मरने कटने फटने की ज्यादा डर होती थी, वहां बाड़े लगाए गए। महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित करे गए। ओवर टाइम अगर कोई करा रहा है तो उसका पैसा निर्धारित किया गया। तो मजदूरों के हित में कई सारे आपके निर्णय लिए गए थे, नियम लाए गए थे। तो ये पहला कारखाना एक्ट था। राष्ट्रकूट शासकों ने किस धर्म का अनुसरण किया था? राष्ट्रकूट दक्षिण की एक महान शक्ति है, जिन्होंने आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो इन राष्ट्रकूटों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका चीज है कि इन्होंने किस धर्म को प्रश्रय दिया था, तो जैन धर्म। मतलब ये समझ लीजिए कि जैन धर्म को विकसित करने में राष्ट्रकूटों का इतना ही योगदान है जितना मौर्य अशोक के समय आपका बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, उतना ही जैन धर्म का विकास राष्ट्रकूटों के काल में हुआ, ये माना जाता है। गुप्त काल में प्रांतों को कहा जाता था, जो प्रांत होते थे, यानी कि एक साम्राज्य को गुप्तों ने कई प्रांतों में बांटा हुआ था, और प्रत्येक प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। क्या बोलते थे? भुक्ति। जैसे जेजाक भुक्ति के चंदे। भुक्ति का मतलब आपका एक प्रांत है गुप्तों के काल में। पंजाब के अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की? अमृतसर नगर अकबर ने दान दिया था 500 बीघा जमीन, और उसी पर सिख गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर बसाया, एक प्राकृतिक तालाब के किनारे पर। बाद में फिर 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस तालाब के बीचों बीच हरमंदर साहिब जो आपका गुरुद्वारा है उसकी स्थापना करी। और बाद में अंग्रेजों ने, राजा रणजीत सिंह ने हरमंदर साहिब का जो छत्र है
उसे पूरा सोने से मढ़वा दिया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने उसे गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर नाम दिया था। तो गुरु रामदास से शुरू होता है ये स्टोरी। अगला रीजनिंग है, दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंधों को सही प्रदर्शित करता है? पति पत्नी दो अलग अलग चीजें हैं, पति और पत्नी, लेकिन इन दोनों से मिलकर के जो परिवार बना होता है, यानी कि ये परिवार के अंदर आते हैं दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है डी को क्या लिखा है, के, डी को के लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ के साथ में आ गया, तो इसमें हम +7 कर लेते हैं। के में +7 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया आर। और आर में हम अगर आर में +7 करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 वाई आ गया, ठीक हो रहा है, आर सही बैठ रहा है। उसके बाद दूसरे वाले का एफ एम, फिर ये, तो एफ का एम के साथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी साथ ही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां आ गया टी। आर के बाद क्या आ गया, टी। टी से फिर ये +7 होगा, टी से +7 में ए आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 का ही बैठ रहा है। आई के बाद पी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां आ जाएगा डब्ल्यू। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू से आपका डी क्या आ जाएगा, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आर टी डब्ल्यू इसका सही आंसर होगा। कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? वर्ग कैसा होता है, ऐसा, वृत्त कैसा होता है, ऐसा, आयत कैसा होता है, ऐसा, त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा। तो क्या भिन्न है बताओ, क्या भिन्न दिख रहा है, वृत्त, क्योंकि इसमें रेखा है गोल और अन्य आकृतियां बनती है सीधे से, तो इसका सही आंसर होगा वृत्त। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4 को 10 लिखा है, 10 के बाद 22 लिखा है, 22 के बाद 46, देखो नजर आ रहा है, 4 दूना 8, क्या नजर आ रहा है, 4 गुना 2 धन 2 बराबर 10, 10 गुना 2 धन 2 क्या होगा, 22, 22 गुना 2 धन 2 बराबर क्या होगा, 46, 46 गुना 2 धन 2 बराबर क्या होगा, 6 दूना 12, 94। अब देख लो, 94 गुना 2 धन 2 बराबर क्या होगा, 190, तो इसका जगह पर आएगा 94। ये गुणा है +2 है, गुणा 2 +2 की सीरीज बन रही है। अगला 25वां क्वेश्चन है, एक आपका आकृतियां दी हैं, इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें कोई लॉजिक दिया हो, जैसे यहां बीच वाला भरना है, तो हो सकता है कि इनको जोड़ के घटाया हो, कुछ ना कुछ आपका किया जरूर होगा। देखिए ये कितना है, 56, और ये कितना है, 15, तो ये बन गया आपका 71। इधर वालों को जोड़े तो क्या बन गया, 22 + 8 बराबर 30, + 8 बराबर 30। अगर माइनस करके घटा दें तो 41, हाँ बन रहा है। इसमें से इसको घटा दें तो ये आएगा 41। ऐसे यहां भी करके देख लेते हैं, 46 और 9 कितना हो गया, 55, 10 और 6 16, 55 - 16 39, ये भी ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये आ गया 45, इसको भी जोड़ लेते हैं, ये आ गया 20, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आएगा 25, तो यहाँ आना चाहिए 25, तो विकल्प ए सही हुआ। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन हैं। आपके सभी तरह के क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित करा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और आपका जो उत्तराखंड है, ये है जीएस है, इसको हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे जब तक कि आपके
पेपर हाल जो आपके आने वाले पेपर हैं वो पूरे नहीं हो जाते हैं। आप जुड़े रहिए, आप इन प्रैक्टिस सेटों को करते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप 20 के आसपास एवरेज स्कोर करने लग गए हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आप आगे सिलेक्शन की जो कगार है उस पर पहुंच जाएंगे या सिलेक्शन लेने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो लगातार बने रहिए और हमारे जो चैनल है उसमें आपके जितने भी वीडियो आ रहे हैं इनको आप नोट करते रहिए। पीडीएफ आपको हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ डाल दी है, वहाँ से उठा लें। तो आपका कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।